तुम टेस्ट में पढ़ के तो जा रहे हो बट तुम्हारे मार्क्स बढ़ ही नहीं रहे हैं। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उसमें मैक्सिमम बच्चे ऐसे होंगे जो कि एक रेंज ऑफ स्कोर के बीच फंसे होंगे कि उस रेंज में ही उनको हर मॉक टेस्ट में मार्क्स आ रहा है, उससे ज्यादा उनको मार्क्स आ ही नहीं पा रहा है। इससे पहले की वीडियो में आगे बढ़े, नीचे कमेंट करके ये बताओ कि तुम अभी किस स्कोर रेंज में अटके हुए हो अपने मॉक टेस्ट में। गाइस, मॉक टेस्ट देना कैसे है उसके बारे में हमने पिछली वीडियो में बहुत ही डिटेल में डिस्कस करा था। अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखी है प्लीज देखो, तुमको बहुत हेल्प करेगा। बट आज के वीडियो में हम तुमको ये बताने वाले हैं कि मॉक टेस्ट दे तो दिया बट उसको एनालाइज कैसे करना है, क्योंकि इन द एंड ऑफ द डे तुमने कितना भी मॉक टेस्ट दे दिया हो, अगर तुम उसको अच्छे से एनालाइज नहीं करते हो तो तुम्हारा मॉक टेस्ट देना या नहीं देना बिल्कुल बराबर है। यू वोंट बिलीव, बट मेरे खुद के जेईई प्रिपरेशन के टाइम में ना बीच में 2 महीने ऐसे आए थे जब मेरा खुद का मार्क्स ना एकदम स्टक हो गया था कि एक ही रेंज में बार बार आया जा रहा है। मैं बहुत मेहनत करके जा रहा हूँ, फिर से पढ़ के जा रहा हूँ, लोगों से कंसल्ट कर रहा हूँ, टीचर से कंसल्ट कर रहा हूँ, बट मेरा मार्क्स बढ़ता ही नहीं था। मैं अराउंड 200 मार्क्स के आसपास अटका हुआ था। एंड जब कभी ऐसे बहुत भारी भरकम टेस्ट देता था, लाइक फिटजी में था मैं, तो AITS अगर मैं देता था तो 200 से भी कम आते थे फिर। एंड दैट वाज द मोमेंट व्हेन आई फेल्ट लाइक कि मैं अपने प्रिपरेशन के लोएस्ट फेज में हूँ। एंड जस्ट देन मुझे एक मैजिकल सोल्यूशन मिला जिससे मेरे टेस्ट के मार्क्स ऑलमोस्ट 250 टच करने लगे थे। कहाँ 200 कहाँ 250, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, 50 मार्क्स। एंड द मैजिकल सोल्यूशन वाज प्रॉपर टेस्ट एनालिसिस। जेईई मेंस में भी 80-90 दिन बचे हैं। आई एम डैम श्योर कि तुम बहुत सारे मॉक टेस्ट दे रहे होगे, बट अगर तुम उनको अच्छे से एनालाइज नहीं कर रहे हो तो तुम बस टाइम वेस्ट कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। हम इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे कि कैसे पेपर को एनालाइज करना है आफ्टर द टेस्ट, बट उससे पहले हम ये बात करते हैं कि एनालाइज करना जरूरी ही क्यों है। एंड अगर तुमको कम मार्क्स आ रहा है, आई एम डैम श्योर कि तुम में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि गिव अप करने वाले होंगे कि अरे यार मुझे तो बहुत कम मार्क्स आ रहा है, मार्क्स बढ़ ही नहीं रहे हैं, तो मुझे तो छोड़ देना चाहिए, मेरा तो सिलेक्शन होने से रहा, मुझे तो अच्छा कॉलेज मिलने से रहा। इससे पहले कि मैं तुमको एनालिसिस का तरीका बताऊं, पहले तो ये जानते हैं कि अगर तुमको कम मार्क्स आ रहा है मॉक टेस्ट में तो उसका क्या मतलब है। शॉर्ट में बताऊंगा बट ध्यान से सुनना। तुम्हारा जो मॉक टेस्ट है वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि तुम अपने आप को टेस्ट कर सको कि तुमको एक्चुअली कोई चीज कितनी आती है। इसका मतलब क्या है? तुमको लगेगा कि तुमको सब कुछ आता है, ठीक है, बट क्या इसका मतलब यह है कि तुमको मेंस के सिलेबस का सब कुछ ही आता है? नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि जितनी चीजें उस टेस्ट में पूछी गई थी तुमको वो सारी चीजें आती है। बट क्या मेंस के एग्जाम में सिर्फ एग्जैक्टली वही चीजें पूछी जाएंगी जो कि तुम्हारे उस मॉक टेस्ट में आई थी? द आंसर इज नो। हो सकता है कि तुम्हारे मेंस के एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाए जो कि तुमने कभी मॉक टेस्ट में अटेम्प्ट ही नहीं किया हो। ढेर सारे ऐसे क्वेश्चंस आ जाए एंड तुम उनको मिस कर दो। तो तुम्हारे मॉक टेस्ट में अगर तुमको फुल भी मार्क्स आ रहा है ना, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि तुम मेंस के एग्जाम में फोड़ दोगे। अब इसका दूसरा पर्सपेक्टिव, अगर तुमको मॉक टेस्ट में बहुत कम मार्क्स आ रहा है तो इसका मतलब क्या तुम मेंस के एग्जाम खराब कर दोगे? द आंसर इज वंस अगेन नो। क्योंकि अगर तुमको मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आ रहा है इसका मतलब ये है कि तुमको पता है कि वो कौन सी चीजें हैं जो कि तुम मॉक टेस्ट में गलत कर रहे हो, वो कौन से कॉन्सेप्ट्स है जो कि तुम्हारा वीक है। एंड अगर तुम हर मॉक टेस्ट के बाद उन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज कर लो, उन कॉन्सेप्ट से स्ट्रॉन्ग कर लो, एंड तुम ये मेक श्योर करो कि तुम उन कॉन्सेप्ट्स में कोई भी गलती आने वाले टेस्ट में नहीं करोगे, तो वो गलतियां तुम्हारी मेंस में एडवांस में रिपीट नहीं होगी एंड तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो अगर तुमको मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आता है, तुमको सैड नहीं होना है, तुमको खुश होना है, क्योंकि अब तुमको ये पता चल गया है कि वो कौन से टॉपिक्स थे जो कि तुम्हारे वीक थे। जिस बंदे को फुल मार्क्स आया होगा वो तो खुश होगा कि मुझे सब कुछ आता है और एग्जाम में वही गलत करके आ जाएगा। बट तुमको, क्योंकि तुमको कम मार्क्स आ रहे हैं, तुमको पता है कि तुम्हारा कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा टॉपिक वीक है, एंड तुम उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो इसलिए मॉक टेस्ट देना इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारा कम मार्क्स भी आता है तो तुमको खुश होना है, सैड नहीं होना है। बट ये कम मार्क्स आने के बाद उसको डील कैसे करना है, उसको एनालाइज कैसे करना है, वो वीडियो में डिटेल में देखते हैं। अभी यहाँ से बहुत कुछ ध्यान से सुनना, पेन पेपर निकाल के नोट कर लो, जो करना है कर लो, बट पूरी वीडियो देखना, आधी वीडियो मत देखना है, ध्यान से सुनो। इस वीडियो में हम बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही स्ट्रैटेजिक वे में समझेंगे कि कैसे किसी भी टेस्ट को तुम एनालाइज कर सकते हो। मेजरली हम 3 चीजों पे फोकस करेंगे। टेस्ट एनालिसिस करना कब है, टेस्ट एनालिसिस कैसे करना है, और टेस्ट एनालिसिस कितना करना है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, अगर तुमने ये अच्छे से फॉलो कर लिया तो गारंटीड तुम्हारा जेईई में स्कोर बूस्ट हो जाएगा। पॉइंट नंबर 1, टेस्ट एनालिसिस कब करना है। टेस्ट एनालिसिस का बेस्ट टाइम होता है जब तुम्हारे टेस्ट का आंसर की या रिजल्ट आ गया हो। अब क्योंकि आजकल मोस्ट ऑफ द टेस्ट ऑनलाइन होते हैं एंड टेस्ट के बाद तुरंत ही आंसर की आ जाता है, तो तुमको तुरंत ही अपने पेपर का एनालिसिस कर लेना चाहिए। तुरंत मतलब टेस्ट के जस्ट बाद, ये नहीं कि हाँ आज टेस्ट दिया तो कल कर देंगे, परसों कर देंगे, नहीं, उसी दिन करना है। तुम चाहो तो टेस्ट के बाद 1 घंटे का ब्रेक ले लो एंड 1 घंटे के बाद तुरंत बैठ जाओ उसको एनालिसिस करने के लिए। दिस विल बी द बेस्ट थिंग, क्योंकि तुमने जस्ट अभी पेपर सॉल्व किया होगा तो तुम्हारा सब कुछ अभी फ्रेश होगा। तो जब भी तुम घर पे 3 घंटे का अपने टेस्ट का स्लॉट प्लान करो तो साथ में तुम 2 से 2.5 घंटे का एक एनालिसिस स्लॉट भी प्लान करो, जिसमें तुम सिर्फ और सिर्फ उन गलतियों को एनालाइज करोगे जो कि तुमने टेस्ट में करा होगा। पॉइंट नंबर 2, टेस्ट एनालिसिस करना कैसे है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो, तुमको YouTube पे ना बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे इस टॉपिक पे कि तुमको टेस्ट एनालिसिस कैसे करना चाहिए, बट मोस्ट ऑफ द वीडियोस आर सच कि तुम्हारा टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा।
तो इस वीडियो में मैंने ये ट्राई करी है कि टाइम बहुत ज़्यादा भी ना लगे, 2-3 घंटे तुमको वेस्ट ना करना पड़े इस चीज़ में, एंड तुम्हारा टेस्ट एनालिसिस भी बहुत अच्छे से हो जाए। तो मैं एक बहुत ही सिंपल और लेस टाइम कंज्यूमिंग मेथड बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। तुमको करना क्या है, तुमको एक टेबल बनाना है जिसका फॉर्मेट मैं अभी तुमको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और सिंपलिसिटी मैंने उसका एक पीडीएफ बना के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज वेल एज पिन कमेंट में भी डाल दिया है। तुम डायरेक्टली उसको डाउनलोड कर सकते हो और उसमें सारे एनालिसिस कर सकते हो, तुमको खुद से बनाने की जरूरत नहीं है। उसको प्रिंट करा लेना एंड ट्राई करना कि उसी प्रिंटेड शीट पे तुम एनालिसिस करो, ताकि तुमको कॉलम रो बनाने में टाइम वेस्ट ना करना पड़े। अब आते हैं मेन पॉइंट में कि कौन से कॉलम में हमें क्या चाहिए। कॉलम 1 में सिंपली तुम्हारा क्वेश्चन नंबर आएगा जो कि ऑलरेडी फिल्ड होगा तुम्हारे शीट में, जो कि मैं तुमको प्रोवाइड करूंगा। नंबर 2 प्रॉम्प्टनेस। इस कॉलम में तुमको ये लिखना है कि जब तुमने पहली बार उस क्वेश्चन को मॉक टेस्ट देते टाइम पढ़ा था तो कितनी जल्दी तुम्हारा दिमाग उसके सोल्यूशन को सोच पा रहा था। प्रॉम्प्ट आया हो यानी कि अगर तुरंत स्ट्राइक किया हो सोल्यूशन तो उसको पी से डिनोट करना, और अगर लेट से सोल्यूशन दिमाग में आया हो तो उसको एनपी नॉन प्रॉम्प्ट डिनोट करना। इधर तुमको ये नहीं सोचना है कि उस क्वेश्चन का मैंने आंसर सही निकाला था या नहीं, बस ये सोचना है कि क्या तुमको सोल्यूशन तुरंत स्ट्राइक कर गया था या नहीं। सेक्शन 3 अटेम्प्टेड और अनअटेम्प्टेड। ऐसे क्वेश्चन जो कि तुमने अटेम्प्ट करे थे उसको ए से डिनोट करना, ऐसे क्वेश्चन को तुमने अटेम्प्ट नहीं करे थे उसको यू से या फिर एनए से डिनोट करना। सेक्शन 4 राइट और रॉन्ग। इस पार्ट में मेंशन कर दो तुम्हारा आंसर राइट था या रॉन्ग था, एंड ऑफ कोर्स ये अटेम्प्टेड क्वेश्चंस के लिए ही वैलिड होगा। जिसको अटेम्प्ट ही नहीं करा उसमें डैश मार देना, क्योंकि ऑफ कोर्स वो सोल्यूशन तुमने निकाला ही नहीं होगा। एंड नंबर 5 रीजन। दिस इज द फाइनल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, जिसमें कि तुमको ये लिखना है कि जो भी चीजें हुई उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के साथ उसका रीजन क्या रहा था। जो क्वेश्चंस प्रॉम्प्ट, अटेम्प्टेड और राइट है उनका रीजन मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज उनमें कोई भी दिक्कत नहीं आई थी। तुम्हारे माइंड में तुरंत उसका सोल्यूशन स्ट्राइक हुआ, तुमने अटेम्प्ट भी किया और आंसर भी सही आया। इवन इफ अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका प्रॉम्प्ट तुमको स्ट्राइक कर गया, तुम्हारे माइंड में स्ट्राइक कर गया कि उसको सॉल्व कैसे करना है, बट कंफ्यूजन के मारे तुमने उसको सॉल्व नहीं किया, तो उसको भी तुम प्रॉम्प्ट मार्क करोगे कि हाँ कुछ तो आया था मन में। नॉट प्रॉम्प्ट बट अटेम्प्टेड एंड राइट। इसका भी रीजन लिखो कि तुरंत क्यों नहीं आया सोल्यूशन तुम्हारे माइंड में। लाइकवाइज प्रॉम्प्ट बट नॉट अटेम्प्टेड। इसका रीजन भी लिखना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है तुम्हें जो प्रॉम्प्ट सोल्यूशन आया हो उससे तुम्हें सही आंसर आता, बट कंफ्यूजन की वजह से तुमने अटेम्प्ट ही नहीं करा, या फिर प्रॉम्प्ट सोल्यूशन तो आया बट तुम्हारा आंसर ऑप्शन से मैच ही नहीं करा। ऐसे बहुत सारे केसेस होंगे एंड तुम्हें सब कवर करने हैं। एंड वंस ये सब कुछ हो जाता है तुमको एक लास्ट काम करना है, दैट इज लर्निंग फ्रॉम एनालिसिस। अब किस क्वेश्चन में तुमने क्या प्रॉब्लम फेस किया एग्जाम हॉल में अपने मॉक टेस्ट में, क्योंकि तुमने रीजन खुद से लिखा होगा, तुमको पता होगा, एंड इसलिए तुम्हारा एनालिसिस बहुत ईजी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका प्रॉम्प्ट तुमको स्ट्राइक कर गया था बट तुमने उसको अटेम्प्ट ही नहीं किया, तो इसका मतलब ये है कि तुमको अभी भी अपने पे उस कॉन्सेप्ट को लेके, उस टॉपिक को लेके इतना ज्यादा भरोसा नहीं है। मतलब वो टॉपिक तुमको आता है बट उसमें कॉन्फिडेंस बढ़ाने की जरूरत है। वो कैसे बढ़ेगा? और क्वेश्चन सॉल्व करके। तुमने क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे इसलिए तुम्हारे मन में स्ट्राइक तो हो गया, बट 100% श्योरिटी नहीं है, मतलब और क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत है। थियरी नहीं भी पढ़ो तो चलेगा, तो ज्यादा क्वेश्चन बनाओ उस टॉपिक से। केस नंबर 2, ऐसा कोई क्वेश्चन जो कि तुमने अटेम्प्ट ही नहीं किया, उसका मतलब तो साफ है कि तुम्हारा वो कॉन्सेप्ट वीक है, तो तुमको थियरी पे भी फोकस करना है। सिर्फ क्वेश्चन बनाने से काम नहीं चलेगा। तुम डायरेक्टली क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे शायद वो भी ना बने, तो तुमको सॉल्व एग्जाम्पल अटेम्प्ट करना होगा बहुत सारा, और तुमको थियरी भी पढ़ना पड़ेगा, तब जाके तुमसे अटेम्प्ट करने लायक स्थिति में तुम आओगे। केस नंबर 3, ऐसे क्वेश्चन जो कि तुमने अटेम्प्ट तो किए थे, तुम कॉन्फिडेंट भी थे, बट स्टिल तुमने गलत कर दिया। ऐसे केसेस में जनरली ऐसा होता है कि आपको उस कॉन्सेप्ट का नॉलेज भी है, आपने इनफ प्रैक्टिस भी की है, तभी आपने उसको अटेम्प्ट भी करा और तुरंत प्रॉम्प्ट भी आ गया, आपका सब कुछ सही था, बट ऐसे केसेस में आप सिली मिस्टेक्स करते हो। तो इसका मतलब क्या है कि आप बहुत छोटी भूल चूक कर रहे हो, और इस केस में जनरली आपको बस सतर्क रहने की जरूरत है। वो बहुत ही अवॉइडेबल मिस्टेक्स होते हैं एंड वो प्रेजेंस ऑफ माइंड से ठीक हो सकता है। उस केस में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है टेक्निकली, मुझे लगता है। आप बस एनालाइज करके ये देखो कि वो कौन सा स्टेप था जहां पे आपने गलती कर दी, एंड जो भी वो मिस्टेक था उसको नोट कर लो, ताकि जब सिमिलर क्वेश्चन आए तो उस सेम मिस्टेक को आप सिली मिस्टेक के तौर पे रिपीट ना करो। अब वंस अगेन, इन तीनों में से कोई भी केस हो, आपको जो भी गलतियां मिलती है अपने मॉक टेस्ट में, उसके लिए आप एक सेपरेट डायरी मेंटेन करोगे, जिसको मैं कहता हूं मिस्टेक डायरी, एंड उसमें उन सारे पॉइंट्स को लिखोगे जो कि तुम बार बार मॉक टेस्ट के बीच में फेस कर रहे थे। ऐसी गलतियां जो कि तुमको लगता है तुम मॉक टेस्ट में बार बार रिपीट कर रहे हो, ऐसे फॉर्मुला जो कि तुम स्टेप के बीच में भूल गए थे, जिसके कारण तुम्हारा आंसर गलत आ गया, उन सब को तुम मिस्टेक डायरी में लिखोगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ मिस्टेक्स लिखे जाएंगे, कोई लंबा क्वेश्चन नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई इतना लंबा क्वेश्चन था तो तुम पूरे क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं लिखने वाले मिस्टेक डायरी में। उसके सोल्यूशन में वो कौन सा पॉइंट था जो कि चीज तुम भूल रहे हो, तुम सिर्फ उसको लिखोगे। अदरवाइज तुम्हारा मिस्टेक डायरी इतना बड़ा हो जाएगा तुम उसको देखोगे भी नहीं। तो बड़ा नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं वहां पे। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे कि टेस्ट एनालाइज कितना करना है। सो गाइस, तुम इस चीज को बिलीव नहीं करोगे, बट प्रॉब्लम मार्केट में ये चल रही है कि मैक्सिमम बच्चे बस टेस्ट देने के लिए आते हैं, उसको आके एनालाइज करते ही नहीं है, और अगर करते हैं तो बस ऊपर ऊपर से देख लेते हैं, अरे यार यहाँ पे ये गलती हो गई थी, हाँ यार, अरे ये तो मैं भूल गया था, अरे यार हाँ चलो ये अगली बार ठीक कर लूंगा। नहीं, तुम जब तक जैसा मैंने तरीका बताया वो तरीका या फिर कुछ सिमिलर तरीका फॉलो नहीं करोगे, तब तक तुमको इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगा। टेस्ट एनालिसिस करने का मतलब ये नहीं होता है कि तुम घर पे आए, तुमने देख लिया कि तुमने क्या गलती करी है और वो गलती क्यों करी है, हो गया, भूल गए। नहीं,
जब तक तुम प्रॉपरली उसके तह तक नहीं जाओगे कि हाँ यार उस चीज़ जिसका मैंने गलती करा है, क्यों किया वो गलती, जो मैंने तुमको एक शीट बताई, तुम उसमें खुद से रीज़न फिल कर रहे हो कि तुमने कहाँ पे गलती करी, क्यों तुम भूले उस चीज़ को, क्या कम रह गया था तुम्हारा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के टाइम में। तो ऐसे केस में जब तुम इसको 5 बार 6 बार मॉक टेस्ट में रिपीट करते हो तो तुम्हारा अपने आप गलतियां रिपीट होनी बंद हो जाती हैं। जो मैंने तुमको चार्ट बताया है उसको तुम एटलीस्ट 5 मॉक टेस्ट में फॉलो करके देखो। अगर तुमको रिजल्ट नहीं आएगा तो मेरे चैनल को ब्लॉक कर देना, मुझे ब्लॉक कर देना, उस शीट को फाड़ के फेंक देना, मुझे आके मार देना घर पे। बट जस्ट 5 मॉक टेस्ट में उसको फॉलो करके देखो। अगर ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं आया तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। जो तुमको पैटर्न फॉलो करना है वो ये है कि तुमको प्रॉपर्ली अपने टेस्ट को एनालाइज करना है, जो भी तरीका मैंने बताया है। उसके बाद तुमको अपनी गलतियों को मिस्टेक डायरी में लिखना है, जैसा कि मैंने बताया। और थर्ड स्टेप, अगले टेस्ट में जाने से पहले उस मिस्टेक डायरी को अच्छे से पढ़ के जाना है, ताकि तुम वही सेम गलतियों को वापस रिपीट ना करो। जैसा कि मैंने बोला, बस 5 टेस्ट के लिए तुम करके देखो, तुमको ड्रास्टिक डिफरेंस जरूर दिखेगा। अगर कोई पॉइंट मेरे से छूट गई उस वीडियो में तो प्लीज नीचे कमेंट करके बताना कि तुमको टेस्ट एनालिसिस में क्या प्रॉब्लम आ रही है, और ये भी बताना कि तुम्हारा क्या तरीका है टेस्ट एनालिसिस का। मैंने तो ये तरीका बताया जो कि मैं फॉलो करता था, ये पीडीएफ वगैरह बना के, बट तुम्हारा क्या तरीका है जरूर बताना। इसके साथ साथ जो पीडीएफ का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है उसको डाउनलोड करना, खुद से बनाने मत बैठना, अदरवाइज फिर तुम्हारा ही टाइम वेस्ट होगा। अब इससे पहले कि मैं वीडियो खत्म करूं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात तुमको बोलना चाहता हूं, जो कि ध्यान सुनना। तुमको उतने ही मॉक टेस्ट देने हैं जितने मॉक टेस्ट का तुम एनालिसिस अच्छे से कर पाते हो। ऐसा नहीं करना है कि हफ्ते में 5 मॉक टेस्ट दे रहे हैं एंड इससे पहले कि तुम एक टेस्ट का एनालिसिस अच्छे से कर पाओ दूसरा टेस्ट आ जा रहा है। नहीं, ये सब गलतियां रिपीट नहीं करनी है। अगर तुम ऐसे बच्चे हो जिसको कि हर टेस्ट में फुल मार्क्स आ रहा है, बहुत अच्छे से तुम दे पा रहे हो, बहुत कम गलतियां हो रही है, एनालिसिस में टाइम बहुत कम लग रहा है, तब तुम नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ा सकते हो। बट अगर तुमको इंप्रूव करना है तो तुमको धीरे धीरे नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ाना चाहिए। उसके बाद जैसे धीरे धीरे गलतियां कम होने लगेंगी उसके बाद तुम आराम से नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ा सकते हो। दूसरी चीज ये जो गलती करते हैं स्टूडेंट्स की, प्रिपरेशन अच्छे से हुआ ही नहीं है, बहुत सिलेबस बाकी है अभी, बट टेस्ट देना है। क्यों टेस्ट देना है? क्योंकि सब कोई टेस्ट दे रहे हैं। नहीं, ये गलत है, ये मिसकंसेप्शन है। अगर आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा बाकी है, 60% सिलेबस बाकी है, 50% बाकी है, तो प्लीज़ टेस्ट में अपना टाइम वेस्ट मत करो। इन द एंड ऑफ द डे तुमको इस चीज़ को समझना होगा कि अगर तुम्हारा सिलेबस ही बहुत कम कवर हुआ है तो ऑफकोर्स मॉक टेस्ट में कम आएगा मार्क्स। मॉक टेस्ट का पर्पस है ये बता करना कि तुमको क्या पढ़ने की ज़रूरत है, क्या वीक है, क्या तुमको नहीं आता है। बट तुमको जब ऑलरेडी पता है कि तुमको क्या नहीं आता है, तुमको ऑलरेडी पता है कि तुम्हारा सिलेबस इतना सारा बाकी है, तो प्लीज़ मॉक टेस्ट में टाइम वेस्ट मत करना। मॉक टेस्ट तुमको देना है, ये नहीं कि देना ही नहीं है, बट अभी नहीं देना है। और पढ़ो, कम मॉक टेस्ट तुम दे पाओगे, ऑफकोर्स उसके अपने डिमेरिट्स होंगे। ऑफकोर्स ज़्यादा मॉक टेस्ट देगा उसको ज़्यादा फायदा होगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम मॉक टेस्ट के लालच में मॉक टेस्ट देने लगो बिना पढ़े। पहले प्रायोरिटी होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर करना, उसके बाद ही मॉक टेस्ट दो, वरना कोई फायदा नहीं है मॉक टेस्ट देने का। एंड मिस्टेक नंबर 3 जो कि बहुत बच्चे करते हैं, प्लीज कोई बहुत टफ AITS वगैरह मत ज्वाइन कर लेना। मैं जब था तो मैं फिटजी में था एंड फिटजी का AITS बहुत ज्यादा टफ होता है। ऑफ कोर्स वो बहुत ज्यादा फायदा करता है, बट उन लोगों को जिनका प्रिपरेशन एक्चुअली में उस लेवल का हो। मैं और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जाते थे AITS के लिए, और एक पॉइंट के बाद हमने जाना छोड़ दिया था क्योंकि हमको दिख रहा था कि उसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि मेंस का मॉक टेस्ट था वो एंड कई बार एडवांस के क्वेश्चन रहते थे। तो ऐसे केसेस में अगर अभी सुधार हो गया फिटजी में, मुझे नहीं पता क्या सीन है, बट अगर ऐसा है तो ही जाके तुम मॉक टेस्ट देना, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है मॉक टेस्ट देने का ऐसा जगह पे जहाँ पे मॉक टेस्ट बहुत टफ है, इतना टफ कि तुमको पता कि तो कभी आ ही नहीं सकता मेंस में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर तुमको ये वीडियो अच्छी लगी तो गिव इट अ बिग फैट थम्स अप, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड अगर कोई भी डाउट हो IIT JEE रिलेटेड तो प्लीज मेक श्योर टू कमेंट बिलो। मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा कि उस पर कोई शॉर्ट्स, कुछ एक स्पेशल वीडियो उस पर जरूर डालूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।